हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे ए बी सी तीन ब्लॉक्स हैं। तो जो सी ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर सेकंड और उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, और जो ए ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। इसको एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ वेलोसिटी से लेना देना होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वेलोसिटी पे ध्यान देना है। तो हम इसकी एफ बी डी बनाएंगे और एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन पे आप ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले हम सी पार्ट को लेते हैं। ये सी पार्ट है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है इधर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बी पे बैठ के सी को देखिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि बी के हिसाब से ये सी किधर जा रहा है, फ्रिक्शन उधर लगेगी। तो वेलोसिटी ऑफ सी इज, मान लीजिए ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, या इसको नेगेटिव, एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मान लीजिए मैं इसको 3 मान लेता हूँ, ये है ही 3, मतलब इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। और बी किधर है, बी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव है, और ये -6, तो कितना आ गया ये +9। तो इसका मतलब जो बी है उसके हिसाब से सी किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर माना था हमने, इधर, तो ये इधर मूव कर रहा है। तो इस पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करनी चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन इस पे इधर एक्ट करनी चाहिए, F1। इसको फ्रिक्शन, यहाँ पे लगने वाली फ्रिक्शन को हम F1 बोलेंगे, इन दो सरफेस के बीच में F2, और यहाँ पे लगने वाली फ्रिक्शन को हम F3 बोलेंगे। ठीक है, तो F1 फ्रिक्शन है जो वो इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि B के हिसाब से वो इधर जा रहा है और फ्रिक्शन इनके रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये F1 आ गया। अब बी ब्लॉक पे देखते हैं। ये जो बी ब्लॉक है इस पे 6 मीटर पर सेकेंड तो इधर एक्ट कर रहा है, और इस पे एक और चीज़ एक्ट कर रही है। देखिए, अगर F1 इधर एक्ट कर रहा है सी पे, तो यही, क्योंकि ये एक्शन एक्शन पेयर है फ्रिक्शन, तो एक F1 इधर भी एक्ट करेगा बी पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ए के हिसाब से बी किधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। ठीक है, 6 में, तो ये जो फ्रिक्शन है वो ए को इस डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगी और बी को इस डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगी, इधर फ्रिक्शन लग के। तो यहाँ पे फ्रिक्शन F2 इस डायरेक्शन में लगेगी। तो ये आ गया मेरे पास। अब जो सी ब्लॉक है उसको हम देखते हैं। ये सी ब्लॉक है मेरे पास। तो सी ब्लॉक पे एक तो F2 अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 2 पे, तो इस पे चुपचाप आप इस डायरेक्शन में F2 ड्रॉ कर दो। इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड इधर एक्ट कर रही है, तो इस पे एक तो F2 फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। क्योंकि ये इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पे ग्राउंड भी फ्रिक्शन लगाएगा। ग्राउंड किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो इस पे एक फ्रिक्शन F3 इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये फ्रॉम ग्राउंड है, ये फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, ये ग्राउंड उसको फ्रिक्शन दे रहा है F3। ठीक है, तो जो ग्राउंड है मान लीजिए उस पे फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा है, मान लीजिए ग्राउंड का ये पॉइंट ले लें, तो F3 फ्रिक्शन उस पे ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये हमने डायरेक्शन देख ली फ्रिक्शन की। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें वेलोसिटीज मार्क करना मुश्किल नहीं थी। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें वेलोसिटीज ज़रा सी मुश्किल है मार्क करना, और आपको ध्यान रखना होगा वेलोसिटीज किधर जा रही हैं। तो ये मान लीजिए सी बी ए, हमारे पास ऐसे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, नीचे वाला 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, उससे नीचे वाला 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। ठीक है, तो हमने जो टेक्निक सीखी है कि आप देखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी किधर है। यहाँ से आप रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जो सी है, ठीक है, इस पे इसको देखना है हमें। इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर है 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड। बट हमें तो क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है 1, और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 4, तो आया -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये
-3 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, इसका मतलब जो सी है वो किधर जा रहा है, वो नेगेटिव आई बी के हिसाब से, बी के हिसाब से, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव माना तो ये सी की वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब बी के हिसाब से जो सी है वो इधर इधर खिसक रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगनी चाहिए, इधर, ये F1 फ्रिक्शन है। अब ऐसी जो बी है उसको हम ड्रॉ करते हैं बी। अगर F1 पे फ्रिक्शन इधर एक्ट की है तो B1 पे पक्का इधर एक्ट करेगी, ये F1 आप चुपचाप लिख लीजिए। अब हमें क्या चाहिए कि B की वेलोसिटी A के हिसाब से किधर है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, 4, और A कितनी है, 2, तो मतलब 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब B है जो वो A के हिसाब से इस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस पर फ्रिक्शन किधर एक्ट होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में, ये F2 फ्रिक्शन आ गई इस पर, और ये है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो अब जो A है उसको हम देखेंगे, ये जो A ब्लॉक है A, तो इस पर एक फ्रिक्शन F2 तो इधर एक्ट करेगा, क्योंकि ये F2 इधर एक्ट कर रहा है तो F2 इस पर इधर एक्ट करेगा। अब ये ग्राउंड के हिसाब से इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस पर फ्रिक्शन है जो वो F1 इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो हम ऐसे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं हर एक बॉडी पे जो रिलेटिव मोशन कर रही है, ठीक है। ओके, तो हमने डायरेक्शन देख ली, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हम उसको प्रैक्टिकल पोजीशन में लेके आते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड को, फ्रिक्शन के को। तो अब हम डिस्कशन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन पे। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है और इधर हमने फोर्स F लगा दी, और यहाँ पे ये जो ग्राउंड है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है जो दैट इज गिवन एज 0.2, ठीक है, हमें ये गिवन है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू कितना है 0.2, और एन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन। देखिए जब ये रुका हुआ है ब्लॉक उस वक्त उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इसका कितना है भाई, ये नीचे mg एक्ट करेगा और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा, तो मेरे पास आ गया 20, तो मेरे पास आया 4 न्यूटन। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये जो आप निकालते हो ना F म्यू एन, ये एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, और इसे हम दूसरा नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कहने का कि कोई बॉडी अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकती है आपको तो वो इतना दे सकती है 4 न्यूटन। देखिए इसको हम एक एक स्टेप वाइज करते हैं। तो जब व्हेन F इज इक्वल टू 0 तो फ्रिक्शन कितनी है, मान लीजिए कि मेरी बॉडी है, कोई ऐसे ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, उसको मैंने रख दिया ऐसे, ठीक है, तो उस पर कितनी फ्रिक्शन लग रही है, इतनी फ्रिक्शन लग रही है, नहीं, इतनी फ्रिक्शन लगेगी तो ये तो ब्लॉक भाग जाएगा, इस पर फोर्स लगेगी। तो जब हमने इसको रख दिया और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो 0। जब आप बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगाते तो फ्रिक्शन 0 रहता है। उसके बाद मान लीजिए कि एक इंसान आया ऐसे, उसने इस अलमीरा को, इस ब्लॉक को धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि वही, मान लीजिए ये बहुत 200 क्विंटल का ब्लॉक है, मतलब 200 किलोग्राम का ब्लॉक है ये, तो क्या ये एक इंसान इसको खिसका देगा, ज़रूरी नहीं ना, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इंसान अपनी फोर्स बढ़ा रहा है, इसमें जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो भी अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रही है, ठीक है। मान लीजिए 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये इंसान इसको धकेल रहा है, पुश कर रहा है, तो मान लीजिए सबसे पहले इसने फोर्स है जो वो फोर्स लगाई, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इसने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना दे सकता है 4 न्यूटन, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगाएगा, यहाँ पे 1 न्यूटन इसको फ्रिक्शन दे देगा। जब ये इंसान अपनी धीरे धीरे, तो फ्रिक्शन भी कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। अब इंसान ने, इस बंदे ने अपनी फोर्स 2 न्यूटन कर दी, तो फ्रिक्शन ये मैक्सिमम, इसके अंदर अंदर फ्रिक्शन हर एक वैल्यू बना सकती है फ्रिक्शन। तो अब इस इंसान ने 2 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन भी कितना एक्ट करेगी, 2 न्यूटन, ठीक है। अब मान लीजिए इस बंदे ने 3 न्यूटन फोर्स लगा दी तो फ्रिक्शन भी कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा 3 न्यूटन। अब इस बंदे ने मान लीजिए 4 न्यूटन फोर्स लगा दी तो फ्रिक्शन की कितनी ताकत है मैक्सिमम,
फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है, 4 न्यूटन, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा के 4 न्यूटन फोर्स देगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक 0 से लेके 4 न्यूटन तक बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद अगर इस पे फोर्स लगाई जाए तो ये ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस पे फोर्स लगा दी, मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो फ्रिक्शन ये मैक्सिमम कितनी दे सकता है, 4, तो फ्रिक्शन अब भी इस पे मान लीजिए 4 न्यूटन रहेगी। ये एक मोटी मोटी बात है, पूर्ण सत्य नहीं है ये, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ आएंगी। तो हमने समझा क्या कि जैसे मान लीजिए एक अलमीरा पड़ी है, ठीक है, उसको उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मान लीजिए इसका मास m है, तो ये कोई फ्रिक्शन नहीं देती, ठीक है। जैसे ही आप इस पे फोर्स लगानी स्टार्ट कर दोगे ऐसे, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन देना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो ये भी फ्रिक्शन बढ़ रही है, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। बट एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके बाद फ्रिक्शन और नहीं बढ़ सकता, और आपने उससे ज़्यादा फोर्स बढ़ा दी तो ये बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी। एट दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आई। अब हम ना इस फ्रिक्शन को भी बाइफरकेट करते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरे को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, 2 चीज़ें होती हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, ये जो हमने देखा था यहाँ पे अप टू दिस पॉइंट, जब बॉडी में रिलेटिव मोशन नहीं होता, ठीक है, ये ग्राउंड और इसमें या इस पे और इस ग्राउंड में जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होता तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट करती है ये सारी की सारी फ्रिक्शन, ठीक है, ये वाली फ्रिक्शन एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेसेस, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट करती है उसे हम कौन सी फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन when the friction which acts when there is no relative motion between two surfaces, ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू म्यू एन, और इसे हम एस से लिखेंगे, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। म्यू एस क्या है, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए किसी भी सरफेस के लिए ना, इसीलिए मैंने बोला था कि ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अधूरा सत्य है। तो किसी भी सरफेस के लिए मान लीजिए ये जो हमने बॉडी रख दी, ठीक है, बट क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होता है तो पहले हम ऐसे म्यू एक ही मान के चलते हैं। तो ये जो बॉडी है मान लीजिए इसका म्यू एस अलग होगा, म्यू के इसका अलग होगा, वो क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ मैक्स होता है जो एक्चुअली वो किसके बराबर होता है, वो होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, यहाँ इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और नाम है, स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसे हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, देखिए उसका भी रीज़न है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जैसे जैसे आपने फोर्स बढ़ानी स्टार्ट कर दी तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बाहर से लगी हुई फोर्स के मुताबिक अपने आप को चेंज करती है, इसीलिए इसे हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई एक खास वैल्यू नहीं होती, ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स पे कि कितनी लग रही है। तो इसीलिए हम इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बट हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास होती है एंड दैट इज कॉल्ड म्यू एन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो ये तब एक्ट करती है जब दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज लेस देन म्यू एस इंटू एन। ठीक है, तो इसके बराबर होती है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इसे हम बोलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है जो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करती है? जब दो बॉडीज में रिलेटिव मोशन होता है। व्हेन देयर इज a relative motion between two surfaces, relative motion between two surfaces। ठीक है, जैसे लास्ट इस केस में हमने देखा था, यहाँ पे मैंने आपको कह दिया था कि ये अब 4 ही लगती रहेगी, बट एक्चुअली ये 4 नहीं होती, ये थोड़ी सी कम हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो जब बॉडी चलने लगती है तो उस वक्त भी तो फ्रिक्शन लगती है। तो जब बॉडी चलती है उस वक्त जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे हमने फोर्स F लगा दी और यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.2 लास्ट क्वेश्चन। तो जो F मैक्स है दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 20 दैट इज 4 न्यूटन। तो ये F मैक्स है और मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 दे सकता है। इफ़ F इज़ ग्रेटर देन 5 न्यूटन, अगर मैं फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन से ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, या 4 न्यूटन से ज़्यादा कर दूँ, इफ़ F इज़ ग्रेटर देन 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन से ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे देन ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग एंड द फ्रिक्शन acting between two surfaces कौन से? ब्लॉक का सरफेस एंड ग्राउंड सरफेस will be kinetic friction। ओके, समझ आया? तो एक चीज़ और हम कहना चाहता हूँ मैं, दैट म्यू एस है जो वो हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा छोटी होती है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, तो जब मान लीजिए इस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल से समझेंगे। तो जब आप यहाँ पे जो मैं कहना चाहता था अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो। जैसे हमने 0 न्यूटन फोर्स लगाई 0 फ्रिक्शन, 1 लगाया 1, 2 फोर्स लगाई 2 न्यूटन, 3 लगाई 3 न्यूटन फ्रिक्शन, 4 न्यूटन फोर्स लगाई 4 न्यूटन। जैसे आपने 5 न्यूटन लगा दी ना, तो ये जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली दिस फ्रिक्शन विल बी लेस देन 4 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 4 न्यूटन से कम हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ ये क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को ज़रूर बताइए। कल मैं यहीं से दोबारा इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू।